मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बम चला दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी पेशावर में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, रमज़ान का महीना था, बम चलाए तो सारे मर गए। तो वहाँ तो कोई हिंदू गया नहीं था मारने के लिए, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो वाक़ई में सही कहा आपने, कब्रिस्तान तो कम छोटे पड़ ही जाएँगे ना, जब मुसलमान मुसलमान को मार रहा होगा। और लैंड के हिसाब से दे दी, जो सो मुँह से बोल दिया हमारी इतने हज़ार एकड़ थी, तो हाँ इतने हज़ार एकड़ दी कि चौधरी बन गया। आज भी पाकिस्तान में चौधराहट है, हमारे भारत में नहीं है। कि इन्हीं क्या की औरतें घसीट-घसीट के लेके जाई जाएँगी, शरअ के हिसाब से कोड़े लगाए जाएँगे बीच चौराहे के ऊपर, शरअ ये कहती है। हाल ही में हमने खुद देखा कि दिल्ली दंगों पर एक युवक जो था, वो एक पुलिस के ऊपर पिस्तौल तान देता है, और जब वो अभी उसकी रिहाई हुई अपने पिताजी को देखने के लिए, तो वहाँ पर भी उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई हीरो हो। और जब हीरो की बात चलती है, तो ये बॉलीवुड का एक कहीं न कहीं नाम आना लाज़मी है कि बॉलीवुड में भी कहा जाता है, शरिया लॉ का अगर आप क्योंकि मैं आपको सुन रहा था अभी 2 दिन पहले, आपने शरिया लॉ के ऊपर बहुत ही अच्छी बात कही कि शरिया लॉ भारत में भी लागू होना चाहिए। शरिया लॉ अगर भारत में लागू हो गया, तो ये जो बॉलीवुड के खान हैं, बादशाह हैं, दबंग हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, इनका क्या होगा? देखिए शरअ के हिसाब से तो इनको संसार पत्थरों से किया जाएगा, चौराहे पे लाकर के जुमे के दिन, नमाज़ के बाद। ये हीरो हीरोइन जितने हैं या जो भी हो, भाई जब आप शराब पे चलेंगे तो कट्टरपंथ आ गया ना फिर आपके यहाँ। मैंने कहा ना कि 1800 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे भारत के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान जारी हुआ था अभी 2 साल पहले कि हम शरिया कोड बनाने जा रहे हैं हर ज़िले में हिंदुस्तान की। किसके लिए बनाने जा रहे हैं? मुसलमानों के लिए, कि वो मामलात को निपटाएँगे। तो जब आप शरिया कोड बनाने जा रहे हैं भारत के संविधान के साथ, भारत की कोड या जो हमारी यहाँ के कायदा कानून है उसके साथ पैरेलल आप अपनी सरकार चलाना चाह रहे हैं मुसलमानों की। तो मैंने कहा भी इस चीज़ को, मैं फिर आपसे ये बात को कह रहा हूँ कि मैं तो चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भई मुसलमानों को शरई पे रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकी शरिया कोड बना दिए, इनका शहर का मुफ्ती होगा, वही जज होगा, वही फैसला करेगा, वही चोर, डकैत, अपहरणकर्ता, बलात्कार करने वाले, उनको सज़ा भी वही देगा। उनका बेल तो होती नहीं शरअ में वही, कि हर शुक्र को हर जुमे को हम भी देखने जाएँगे कौन से चौराहे पे कि किसके सर पे पत्थर मारा जा रहा है, किसके गर्दन काटी जा रही है। कि इन्हीं क्या की औरतें घसीट-घसीट के लेके जाई जाएँगी, शरअ के हिसाब से कोड़े लगाए जाएँगे बीच चौराहे के ऊपर, शरअ ये कहती है। मैं नहीं जानता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान कभी कोई चाहेगा उसके घर की औरत के साथ ये बेइज़्ज़ती करी जाए। उस टाइम सब शरअ-वरअ धरी रह जाती किनारे, जब घर पर आती है। पता चला लड़के ने गलती से चोरी कर ली, आधा हाथ काट दिया गया। अपने माँ-बाप के सामने खड़ा है, जो रोटी कमाने निकला था लेकिन भूख पूरी करने के लिए उसने चोरी कर ली, नहीं शरअ तो हाथ कटवाएगी आपका, कोड़े लगवाएगी, आपको तलवार से गर्दन काटी जाएगी। ये शरअ है आपकी? आप जो यहाँ शरअ की बात कर रहे हो, वो औरतों को तलाक के लिए कर रहे हो, कि तलाक आड़े आती है। तो भारत के संविधान के दायरे में जब आ जाएँगे ना, तो इस तरह तलाक़ें बंद हो जाएँगी, पूरा हक देना पड़ेगा औरत को। जो और ये भी समझ लीजिए, संविधान के दायरे में आ जाएँगे, निकाह के बाद फिर उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कोर्ट में। ये भी है, आज भी है कि कोई मुसलमान है और मिडल ईस्ट में या बाहर कहीं काम कर रहा है, अपनी वाइफ़ को ले आना चाहता है, उसको कोर्ट मैरिज करनी पड़ती है, तभी पासपोर्ट पे चढ़ती है उसकी बीवी। वो शुरू हो चुका, आज नहीं, काफ़ी टाइम से है। ये होते मेरे ख्याल 15 साल हो रहा है। तब जाता है कोर्ट मैरिज करने के लिए 4 बच्चों को लेकर के, बाहर जाने के लिए। और जब कोर्ट मैरिज हो जाएगी ना, तब आपकी शरअ नहीं चलेगी तलाक के लिए, तब क्या करिएगा आप? सारी मुसीबत औरतों पर है, सारी शरअ औरतों पे है। पुरुष प्रधान आपने बना रखा है, पुरुष प्रधान आपने अपने उसको बना रखा है। क्या आईसिस ने ज़ुल्म ढाया था औरतों के साथ? क्या तालिबान ने किया, क्या मुजाहिदीन ने किया, क्या ये लश्कर तौबा करता क्या औरतों के साथ सलूकात? आपको पता ही है। बर्बरता की लिमिट क्रॉस करके रखी हुई है। और हिंदुस्तान के तो मुसलमान को इस चीज़ को सोचना होगा, समझना होगा। उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे कल बड़े होने जा रहे हैं। किस मुल्क के अंदर है, उस मुल्क के अंदर उनको रहना है, जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है और साथ चलना पड़ेगा आपको। शरअ का कानून भारत में नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में आना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि यूसीसी लग जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सब कुछ सरकारी कंट्रोल में, शादी, ब्याह, तलाक करके देखिए तलाक। ऐसे 3 तलाक, 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 तलाक है, शरअ में तलाक है, उसका तरीका है। ऐसे नहीं है, पूरा हक देना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आपने 3 तलाक कहा, घर से बाहर कर दिया। तो कोई जानवर को भी पालता है ना, वो भी नहीं जल्दी निकालता बाहर। कितने हम लोगों को मिलने वालों को जानते हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी बहन उनके घर के ऊपर हैं, उनसे पूछिए। कैप्टन साहब, बहुत सही आपने बात कही। कैप्टन साहब, अभी हम देख रहे थे मदनी जी का एक स्टेटमेंट आया था, एक बयान आया था, उसमें वो कह रहे थे कि हिंदू हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाएँ। मदनी साहब जो हैं ये देवबंद के पढ़े हुए हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं।
कि हमको कोई पसंद नहीं करता है तो हमको छोड़ करके पाकिस्तान चला जाए। तो वही हो गया कि घर के मालिक साहब कहिएगा कि आप घर से बाहर निकल जाइए, हम यहीं रहेंगे। आप 1400 साल से रह रहे हो, आप 800 साल से भारत में रह रहे हो, लेकिन आप बाहर से आए हो, यहाँ के नागरिक बन गए हो, यहाँ रम गए हो, यहाँ के उसमें आ गए हो, यहाँ की संस्कृति के साथ ढल गए हो, तो वो आपका 1400 साल वाला तो चलेगा नहीं, 800 साल वाला अब भारत के हिसाब से चलेगा। किसको कह रहे हैं आप जाएं? आप गए नहीं, आप क्यों नहीं गए थे? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उनकी किताब के अंदर भी है, उन्होंने ये बात कही थी। और जब बहस चल रही थी भारत के विभाजन की, और उसमें जिन्ना साहब से बहस चल रही थी और लोहिया जी से हो रही थी बहस, लोहिया जी ने बीच बचाव किया था उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर। भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भाई अगर ये धर्म के नाम पे दूसरा देश चाहते हैं जिन्ना, तो सुन लें कि एक भी मुसलमान भारत में फिर नजर नहीं आना चाहिए, ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन फिर भी नहीं गए। अरे मैंने तो, एक अजीब लाइन है मेरी, मैं बोला हूँ कई मंच पे भी बोला हूँ कि भाई ये विभाजन धर्म पे नहीं था, ये लैंड स्कैम हुई है। जिन्ना साहब ने, मिस्टर जिन्ना टाई सूट वाले, उन्होंने मुसलमान जो मुस्लिम रजवाड़े थे खास करके उत्तर भारत के, उनके साथ मिलकर के साजिश रची। उसमें जूनागढ़ का भी घराना था, उसमें मिलकर साजिश रची गई कि भाई ऐसा जब विभाजन करेंगे तो जो आपकी सल्तनत, जो आपकी ज़मीनें हैं, वही आपको वहाँ दे दी जाएंगी। और ये महाराजाओं ने समझाया उनको। इसमें हमारी स्टेट है लखनऊ के आसपास की बहुत हैं, राजा महमूदाबाद, राजा भटवा माओ, राजा सलेमपुर, पता नहीं कौन कौन राजा। उधर जूनागढ़ जरा जाइए आप, पंजाब में मलेरकोटला, बहुत सारी, मुझे नाम भी बहुत सारे नहीं याद है। इनकी साजिश थी कि आप ये ले लीजिए। और उस ज़माने में पाकिस्तान का जो पोर्शन गया है वहाँ मुसलमान पहले से रह रहा था। वो सिंधी मुसलमान था, बलूची मुसलमान था, पख्तूनवा था, पंजाबी मुसलमान था, वहाँ तो मुसलमान था पहले से। तो यहाँ से कितने परसेंट गया भाई, जरा बताइए। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इधर के गाँव को थोड़ा सा बिहार से बंगाल चले गए थे। हमने तो बहुत कम देखे हैं, इलाहाबाद, लखनऊ से बनारस में रहने वाले जो मुसलमान थे बहुत कम गए। हमें तो ऐसा कोई घराना मिला नहीं कि उसके घर के लोग पाकिस्तान चले गए, घर छोड़ के नहीं गए। रजवाड़े जरूर गए, जो यहाँ से बड़े भाई ने छोटे भाई भेज दिया कि तुम चलो पाकिस्तान, हम अभी यहीं रुक रहे हैं और तुम अपनी जगह लो जा करके, तो उनको दे दी कि ये सब तुम्हारी, ये उनकी, और लैंड के हिसाब से दे दी। जो सब मुंह से बोल दिया हमारी इतने हज़ार एकड़ थी, तो हाँ इतने हज़ार एकड़ दी कि चौधरी बन गया। आज भी पाकिस्तान में चौधराहट है, हमारे भारत में नहीं है। तो क्या हुआ, वहाँ भी स्टेट भी, यहाँ भी स्टेट, एक भाई यहाँ रुक गए, एक भाई वहाँ चले गए। ये लैंड स्कैम था और मुसलमान को बनाया बेवकूफ़। और जो जिन्ना, मिस्टर जिन्ना को जो कहते नहीं मुसलमान मुसलमान कहते हैं, वो पारसी थे, आधे पारसी थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस का दिमाग लगाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल लैंड स्कैम performing in another country in the name of Allah and Islam, लैंड स्कैम था। हाल देखिए क्या वहाँ का पाकिस्तान का। और कुछ लोगों को तो हाल ये हुआ वहाँ जाने के बाद भी रास्ते में नहीं, क्या मिला, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बर्बाद हैं, सारे बर्बाद हैं। देखिए सर, पाकिस्तान की आपने बात अगर की है तो एक मैं अभी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान के कराची में अब हाल ऐसे हैं कि जब किसी की डेथ हो जा रही है तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है दफनाने के लिए। एक एक कब्र के लिए कम कुछ नहीं तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा हाल अगर भारत में भी कहीं ना कहीं ये मांग उठती रही है कि भाई कब्रिस्तान जो है ज़मीन के ऊपर जो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होते हैं, बातें उठती रही हैं कि नहीं कब्रिस्तान की हम ज़मीन नहीं देंगे, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं एक बात बताऊँ आपसे, हालांकि कब्रिस्तान और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, जी 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 जी। और इसमें मैं अगर कोई कमेंट करूँ तो अधूरा ही रह जाएगा वो। मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं आया कि कराची में क्या हो रहा है। हाँ, कराची की मैंने 2 वीडियो ज़रूर देखी हैं कि शराब के ठेके के बाहर मारपीट हो रही है। एक मस्जिद के बगल में, मैं आपको भी दे सकती हूँ यूट्यूब के ऊपर, और एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ लड़कियों की स्कूल है, बीच में शराब का ठेका है। एक वहीं का कोई छोटे चैनल का, उसके ऊपर बोल रहा है कि साहब देखिए ये शराब का है, लोग शराब खरीद खरीद कर निकल रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, वो देखिए लड़कियों की स्कूल है, ये मस्जिद है। मैं उस कल्चर से जानता हूँ कराची को। कब्रिस्तान के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक ही बार में जाके मार दिए जाते हैं 20, 40, 50। मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बम चला दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी पेशावर में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, रमज़ान का महीना था, बम चला तो सारे मर गए। तो वहाँ तो कोई हिंदू गया नहीं था मारने के लिए, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। तो वाकई में सही कहा आपने, कब्रिस्तान तो कम छोटे पड़ ही जाएंगे ना, जब मुसलमान मुसलमान को मार रहा होगा तो कब्रिस्तान छोटे पड़ जाएंगे, ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी।